शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे, कांग्रेस कहती है कि स्वराज्य मिल जाने के बाद, भारत देश आज़ाद होने के बाद, अंग्रेजों से मुक्त हो जाने के बाद हम समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ कर पाएंगे। जब तक कि स्वराज्य नहीं मिलता हम कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। तब बाबा साहब आशंका जाहिर करते हुए कहते हैं कि ऐसा, क्योंकि अन्य देशों का उदाहरण बाबा साहब के समक्ष है। निग्रो लोगों का एग्जाम्पल बाबा साहब किसी अम्बेडकर संदेश में देते हैं, जो हमने अम्बेडकर संदेश आपके समक्ष रखा है। निग्रो लोगों ने अमेरिका की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो उन पर शोषण, अत्याचार और अधिक ज़्यादा हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कुछ गारंटियां तय नहीं होती हैं, संवैधानिक संरक्षण शोषितों का तय नहीं होता है, तो शासक वर्ग हमेशा शोषण, अत्याचार और बढ़ाता जाता है। तो इस बात की बात यहाँ पर हो रही है कि किस तरह से यहाँ भारत देश में बहुजनों और खासकर दलितों को लेकर बाबा साहब आशंका जाहिर करते हैं कि स्वराज मिलने के बाद शोषितों का क्या होगा। शोषितों का क्या होगा, इसी दृष्टिगत बाबा साहब कहते हैं कि शासक वर्ग को कुछ गारंटी देनी चाहिए, दलित वर्ग के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना चाहिए। इसी क्रम में बाबा साहब एक एग्जाम्पल रखते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में उसकी हम बात करेंगे कि श्री डायसी ने एक कथन कहा, बहुत बड़ा कथन है उनका, और उस कथन का बाबा साहब ने विश्लेषण किया। तो क्या कथन है विस्तार से हम रखेंगे, और साथ ही साथ उसका विश्लेषण किस तरह से किया गया वो भी हम आपके समझ रखने जा रहे हैं। आज का अम्बेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं पेज नंबर 222 से 224 तक। 222 से 224 तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बांग में खंड 16 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज का अम्बेडकर संदेश वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए। अंत में पूछा जाता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका देना होता है आपको जवाब ये तय करता है कि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया अथवा नहीं किया है। आइए शुरू करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि इस विषय में श्री डायसी से बढ़कर किसी ने नहीं कहा। अपनी लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा, क्या कहा, उनका कथन अब हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रभुता संपन्न शासन विशेष रूप से संसदीय दो सीमाओं से बना होता है, एक बाह्य तथा दूसरी आंतरिक। शासक की बाह्य सीमाओं के कारण सहभावना निश्चित होती है कि उसकी प्रजा तथा उसमें से बहुत सारे लोग उसके आदेशों की अवहेलना कर सकते हैं या प्रतिरोध कर सकते हैं। वह बाह्य सीमाएं निरंकुश शासकों की भी होती हैं। 18वीं सदी के मध्य में चाहे रोमन सम्राट रहे हों अथवा फ्रांसीसी सम्राट, कानून की शक्ल में वे बहुत सख्त शासक थे। जैसा कि आजकल रूस के जार सम्राट। प्रभुता संपन्न शासकों में कानून और कानून बनाने के सारे अधिकार अंतर्निहित थे। उसका बनाया हुआ प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से मानना पड़ता था और उसके राज्य में परंतु ये समझना भूल होगी कि वे चाहे जितने स्वेच्छाचारी शासक रहे हों, सदा स्वेच्छा से कानून बनाते थे। शासक सम्राट चाहे जितना निरंकुश हो, अपनी प्रजा तथा प्रजा के कुछ भाग द्वारा उसके आदेश इसी बात पर निर्भर थे कि उन्हें मानने के लिए प्रजा कहाँ तक तैयार है, और ये भी वास्तविक सीमाओं में होता था। ये बात इतिहास की बदनाम घटनाओं में भी मौजूद है। प्राचीन काल के सीजर्स में से किसी ने भी रोमन साम्राज्य की पूजा करने के मूल संस्थानों को नष्ट नहीं किया। सुल्तान इस्लाम को नहीं समाप्त कर सका। बाबा साहब लिखते हैं कि लुई 14वें ने, जो सर्वशक्ति संपन्न था, नान्ते के आदेश का खंडन किया, परंतु उसने जान लिया कि प्रोटेस्टेंट की महत्ता को समाप्त करना असंभव है, और इसी कारण से जेम्स द्वितीय रोमन कैथोलिक धर्म की स्थापना करने से रुक गया। निरंकुश शासक की शक्ति अथवा संसद की प्रभुता भी जनता द्वारा नियंत्रित होती है। स्कॉटलैंड में संसद धर्माध्यक्ष चर्च का शासन स्थापित कर सकती थी। संसद उपनिवेशों पर टैक्स लगा सकती थी।
संसद कानून में परिवर्तन अथवा संशोधन किए बिना शासक के उत्तराधिकार को समाप्त कर सकती थी, परंतु जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आजकल की दुनिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट इनमें से कुछ नहीं कर सकी। इन सभी विषयों पर कानून बनाना यद्यपि वैध था, तब भी पार्लियामेंट की शक्ति के परे था। आगे वो डायसी लिखते हैं कि प्रभुता के प्रयोग की आंतरिक सीमा प्रभुता की प्रकृति में ही निहित होती है। यहाँ तक कि निरंकुश शासक भी अपने चरित्र और गुणों के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और उसका चरित्र उन परिस्थितियों से प्रभावित होता है जिनमें वह रहता है। सुल्तान चाहते हुए भी मुस्लिम विश्व के धर्म इस्लाम को नहीं बदल सकता, परंतु यदि सुल्तान ऐसा करता भी तो उस पर आंतरिक सीमाओं के साथ साथ बाह्य सीमाएं भी सुदृढ़ थी। कभी कभी लोग ये निरर्थक प्रश्न कर बैठते हैं कि पोप कोई सुधार लागू क्यों नहीं करता। पोप कोई सुधार लागू क्यों नहीं करता, इसका उत्तर यही है कि पोप क्रांतिकारी मनुष्य नहीं हो सकता और वह जो पोप हो जाता है उसकी इच्छा क्रांतिकारी बनने की नहीं होती। तब भाषा लिखते हैं, विश्लेषण के तौर पर लिखते हैं कि डायसी ने जो कुछ कहा उसकी सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। शासक वर्ग क्या कर सकता है, वह उसकी प्रभुता के पैमाने पर उतना नहीं निर्भर करता जितना कि प्रभुता की उन बाहरी और भीतरी सीमाओं पर करता है जिनका डायसी ने उल्लेख किया है। इन दोनों में से यदि भला करने में बाहरी सीमाओं के कारण असफलता मिलती है तो किसी को शासक वर्ग पर दोष मंडन की जरूरत नहीं है। उन्नति में बाधक बाहरी सीमाओं से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शासक वर्ग के आंतरिक प्रतिबंध ऐसे हैं जो बाह्य प्रतिबंधों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। प्रगति शासक वर्ग के बाह्य प्रतिबंधों की अपेक्षा आंतरिक प्रतिबंधों पर अधिक निर्भर करती है। वे कौन से निर्णायक तत्व हैं जो आंतरिक प्रतिबंधों का निर्धारण करते हैं। आंतरिक प्रतिबंध शासक वर्ग के दृष्टिकोण, प्रथाओं, अंतर्निहित हितों और उनके सामाजिक दर्शन में उत्पन्न होते हैं। इस विचार विमर्श का उद्देश्य है कि विदेशियों को इस बात से सावधान करना कि कांग्रेस शासित वर्ग के लिए क्या करना चाहती है। उस पर विश्वास करने से पहले उन्हें कांग्रेस से पूछना चाहिए कि शासक वर्ग का वास्तविक दृष्टिकोण क्या है, उसकी क्या परंपराएं हैं, उसका सामाजिक दर्शन क्या है। आज का अम्बेडकर संदेश हम यहीं पर रोकना चाहेंगे, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे जरूर करेंगे। समझ साथियों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायसी ने जो ये विचार व्यक्त किए हैं, लंबा सा जो कथन हमने आपके समक्ष डायसी का रखा है, वो विचार उन्होंने अपनी किस पुस्तक में कहा है या किस आर्टिकल में कहा है, उसका जिक्र आज के अम्बेडकर संदेश के हमने प्रारंभ में किया है। समझ साथियों, जरूर आंसर दीजिएगा, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। और जो साथी लगातार कमेंट सेक्शन में अपनी सक्रियता को बनाए रखे हुए हैं, लगातार आंसर कर रहे हैं, मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञता के साथ धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी को सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं रोकना चाहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप कम से कम एक अम्बेडकर मिशनरी से बात करेंगे और बात करके अम्बेडकर संदेश सुनने की अपील करेंगे। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, सिल्वर प्ले बटन प्लीज। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली।
मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।